दोस्तों सितंबर 29, 2018 में जस्टिस अनु मल्होत्रा ने एक जजमेंट पास किया, स्वामी रामदेव वर्सेस जगरनॉट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स। ये मानहानि टाइप का केस था। मानहानि टाइप का केस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक किताब जिसका नाम है गॉडमैन टू टाइकून द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बाबा रामदेव, यानी बाबा रामदेव की अनकही कहानी। ये जो किताब है जिसके ऑथर हैं प्रियंका पाठक नारायण और जिनके पब्लिशर हैं जगरनॉट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, इनके बारे में जो केस चल रहा था उसमें जस्टिस अनु मल्होत्रा ने एक ऑर्डर पास किया या जजमेंट पास किया, और जजमेंट ऐसा था कि ये किताब पब्लिश किया जा सकता है, लेकिन शर्त ये है गॉडमैन टू टाइकून द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बाबा रामदेव, उसमें से ये चैप्टर्स डिलीट कर दिए जाएंगे। और क्या डिलीट करना है एग्जैक्टली वो उन्होंने बताया अपने जजमेंट में। ये जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट के वेबसाइट पर, मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किया है, और जजमेंट के जो पेजेस हैं जहां पर वो कह रहे हैं कि ये डिलीट करना चाहिए, वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। और अगर किसी को लगता है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट के शब्दों को पढ़ना जो कि पब्लिश्ड है मानहानिजनक है, तो वो केस कर सकते हैं मेरे ऊपर। मैं ये पढ़ के सुनाने जा रहा हूं जजमेंट के पेजेस जो आपके सामने स्क्रीन पर है। तो मैडम अनु मल्होत्रा ने कहा पैराग्राफ 180 में, कंक्लूजन में, Thus, as the petitioner about whom the book is written is a living human being and is thus entitled to be treated with dignity and has a right of social reputation as an ordinary citizen, even if he is a public figure. अब वो पब्लिक फिगर होने के बावजूद वो फिर भी आम आदमी तो हैं। ये पब्लिक फिगर की बात क्या है? वो ऐसा है कि आप और मैं मोदी को भी क्रिटिसाइज करते हैं, राहुल गांधी को भी क्रिटिसाइज करते हैं, राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं, मोदी को फेकू कहते हैं। आपके और मेरे ऊपर मानहानि का केस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक फिगर्स है, और क्योंकि वो पब्लिक फिगर हैं और क्योंकि वो अपने पब्लिक फिगर होने का फ़ायदा उठाते हैं, अपने बारे में पब्लिसिटी करवाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, मोदी जी अपने बारे में फुल पेज एड्स छपवाते हैं, तो इसी कारण से अगर कोई कहना चाहता है कि नरेंद्र मोदी झूठा है तो वो कह सकता है, बिकॉज ही इज़ नॉट अ प्राइवेट फिगर, ही इज़ अ पब्लिक फिगर। लेकिन कोर्ट ने कहा भाई बाबा रामदेव जैसे भी हैं पब्लिक फिगर हो, फिर भी हम कह रहे हैं कि भाई उनका रेपुटेशन, द रेपुटेशन इज अ चेरिश्ड वैल्यू एंड एन एलिमेंट ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी। सो द पोर्शंस ऑफ द बुक दैट मेक रीडर्स थिंक ही इज एन एम्बिशियस विलन, जो उनको वो किताब के वो पार्ट्स जो उनको एक विलन बना के दिखाते हैं, जब तक ये कोर्ट में प्रूव ना हो जाए इसको पब्लिश नहीं करना चाहिए। मेरे ओपिनियन में ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोटेक्शन है, क्योंकि बाबा रामदेव ने कहीं सक्सेसफुली प्रूव नहीं किया कि ये झूठ है। जो कहा जा रहा है किताब में वो ये नहीं कह रहे ये झूठा आरोप है इसलिए मानहानिजनक है। वो ये कह रहे हैं नहीं झूठा हो या सच्चा हो प्रूव नहीं किया है, कोर्ट में प्रूव नहीं किया है, और इसलिए क्योंकि इसमें डिफेमेटरी इंसिनुएशंस हैं। इंसिनुएशन मतलब ऐसा लगता है कि डिफेमेशन हो सकता है इस चीज को लेके। उन्होंने कहा इन पैरा 181, इन व्यू देयर ऑफ, यानी ये जो आर्ग्यूमेंट है इस आर्ग्यूमेंट के चलते, all the respondents in CMM 556/18 and CMM 557/18
are restrained from publishing, distributing and selling the book Godman to Tycoon, the untold story of Baba Ramdev, so and so ISBN number, in any manner until they delete the following. क्या डिलीट क्या करने को कहा, तो वो मैं पढ़ के सुना रहा हूं. At page 69 to 70, chapter 9, Mystery 1, The Allies Murder. एक चैप्टर है जिसका नाम है मिस्टरी 1, द अलाइज मर्डर. अलाई मतलब जो आपका साथ देता है, जो आपका सपोर्टर है. A day after the Asian tsunami swept up the shorelines of 14 countries, killing nearly 250,000 people, an intriguing event occurred in Kankhal. In the darkening winter evening of 27 December 2004, a scuffle broke out in the single-story Yoganand Ashram, home to Swami Yoganand, the man whose license had enabled Divya Pharmacy to function and grow for 8 years since its inception in 1995 till 2003. तो यानी कि सुनामी के एक दिन बाद 27 दिसंबर 2004 में योगानंद आश्रम के सिंगल स्टोरी बिल्डिंग में, जहां पर स्वामी योगानंद रहते थे, उनके घर में कुछ झड़प हुआ. सम काइंड ऑफ अ फाइट, स्कफल. और स्वामी योगानंद कौन? स्वामी योगानंद वो जिनके लाइसेंस के द्वारा दिव्य फार्मेसी ने अभी तक 8 साल के लिए प्रोग्रेस किया था, 1995 से 2003 तक. दिव्या फार्मेसी प्रिज्यूमेबली बाबा रामदेव का कंसर्न था. Yoganand's neighbors are cagey about discussing it even today, but they say they heard raised voices coming from his house that eventful evening. No one imagined, though, that Yoganand, the lonely man who lived without a telephone or even electricity, was being knifed to death. One Vasant Kumar Singh discovered his lifeless body shortly afterwards and called the police. Along with other neighbors, the young Tarun Kumar went in with the police. I remember it still. He was there in that dark room when I went in, lying in a pool of his own blood. तो ये झड़प को डिस्क्राइब किया है जो योगानंद के, स्वामी योगानंद के घर में हुआ था. योगानंद के जो पड़ोसी हैं वो बहुत ज़्यादा कुछ बात नहीं कर रहे हैं, बच बच के बात करते हैं. और वो कहते हैं कि भाई उस दिन उन्होंने जोर से आवाज़ें सुनी, लोगों का लड़ने का, आर्ग्यूमेंट करने का की आवाज़ें सुनी, और किसी को पता नहीं चला या किसी ने ऐसे नहीं सोचा कि योगानंद जो अकेले रहते थे, एक फ़ोन भी नहीं था और इलेक्ट्रिसिटी, बिजली भी नहीं थी उनके घर में, वो उनको चाकू से हत्या हो रही थी. He was being knifed to death. एक बंदा जो है जिनका नाम है वसंत कुमार सिंह, उन्हें योगानंद का मृत शरीर मिला और उन्होंने पुलिस को बुलाया. और फिर दूसरे जो पड़ोसी हैं, वो पड़ोसियों के साथ, बहुत सारे पड़ोसी थे, एक तरुण कुमार नाम का पड़ोसी भी पुलिस स्टेशन गया. और वो कहता है कि मुझे अभी भी याद आ रहा है कि वो उस अंधेरे कमरे में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं था ना, अंधेरे कमरे में जहाँ पे मैं गया तो स्वामी योगानंद अपने खून के पूल में पड़े हुए थे. As mentioned earlier, in 2003, Divya Pharmacy had abruptly changed the Vaidya on its registration from Swami Yoganand to Sri Satyapal Singh. 2003 में, एक साल पहले, दिव्या फार्मेसी ने उनका जो वैद्य था, कि वैद्य होना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि भाई आप आयुर्वेद हो ना, तो आयुर्वेदिक है तो भाई वो आपका वैद्य कौन है, आपका मेन पर्सन. तो वैद्य पहले स्वामी योगानंद हुआ करते थे, उससे उन्होंने बदल दिया टू श्री सत्यपाल सिंह. सत्यपाल सिंह को बनाया गया वैद्य. अब Yoganand is said to have had a falling out with Ramdev's increasingly powerful enterprise, but reasons for this are still unknown.
ऐसे कहा जाता है कि योगानंद, स्वामी योगानंद का कुछ झगड़ा चला था, कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे, वो एग्री नहीं कर रहे थे स्वामी रामदेव के जो बिजनेस, और वो जो बिजनेस जिसकी ताकत बढ़ रही थी, उस बिजनेस आइडियाज़ और वो जिस तरह से बिजनेस चलाया जा रहा था, उससे उनका कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। लेकिन क्या था एग्जैक्टली और किस कारण से था, ये अभी तक पता नहीं। विथ योगानंद डेथ, योगानंद के मरने के बाद, यानी योगानंद के मरने से, a key associate who had provided critical help to Ramdev in his early days was gone. योगानंद ने बाबा रामदेव को बहुत हेल्प किया था और बहुत इम्पोर्टेंट हेल्प किया था उनके अर्ली डेज में, उनके करियर के बिगिनिंग में। अब वो चले गए। द मर्डर रिमेन्स अनसॉल्व्ड टिल डेट, आज के तारीख तक उनकी हत्या मिस्ट्री है। 10 months later, on 25th October 2005, investigating officer B.B. Juyal filed his final report in the case. Case unsolved, perpetrators unknown. यानी 10 साल के अंदर, 10 महीने के अंदर ये हत्या होने के बाद क्लोजर रिपोर्ट, पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया और उन्होंने कहा, फाइनल रिपोर्ट, उन्होंने कहा केस सॉल्व नहीं हो सका। यूजुअली मर्डर केसेस तो काफ़ी लंबा चलते हैं, 10 महीने में क्लोज नहीं किया जाता है। तो इनका कहना कुछ ऐसा है कि भाई 10 महीने में ही क्लोज कर दिया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का रैंक सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर होता है। तो उन्होंने, बीबी जुयाल ने कह दिया, लिख दिया, केस अनसॉल्व्ड, परपेट्रेटर्स अननोन, जिन्होंने हत्या किया, हत्यारे का पता नहीं या हत्यारों का पता नहीं, ये कह के केस क्लोज कर दिया गया। अब इस पार्ट को डिलीट करने को कहा है मैडम अनु मल्होत्रा ने। एक और हिस्सा जो डिलीट करने को कहा है, वो कह रहे हैं एट पेज 105 to 114 चैप्टर 16 मिस्ट्री 2, इसका चैप्टर का शीर्षक था मिस्ट्री 2 द गुरुज डिसअपियरेंस, और एंटायर चैप्टर 16, मतलब पूरा चैप्टर 16 को डिलीट करना है। और क्या है वो चैप्टर में, वो यहाँ पर जज अनु मल्होत्रा लिख के सुनाती हैं कि क्या है इस चैप्टर में जो डिलीट होना चाहिए। A year after Ramdev had a successful run in United Kingdom and delivered a speech at the United Nations in New York, came plans for a yoga tour of United States. India's foremost yoga guru was scheduled to start his tour in New York on 30th June 2007 and wind it up in Coventry in the UK on 8th August, rumbling through New Jersey, Chicago, Glasgow and London in between. Rambling होना चाहिए एक्चुअली। तो ऐसा था कि बाबा रामदेव ने एक बार यूनाइटेड नेशंस का, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन का टूर किया था, और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में स्पीच दिया था न्यूयॉर्क में, बाबा रामदेव ने। उसके 1 साल के बाद बाबा रामदेव, जो कि भारत के 1 नंबर के योगा गुरु थे, उनका टूर स्टार्ट होने वाला था इन न्यूयॉर्क ऑन 30 जून 2007। और ये जो टूर था वो टहलते टहलते लास्ट में एंड होने का था कोवेंट्री में, जो ब्रिटेन में है, ऑन 8 अगस्त, यानी 30 जून से लेके 8 अगस्त तक, यानी 1 महीने से ज़्यादा, करीब 1 महीना और 1 हफ्ता ये चलने वाला था। और उसी बीच वो न्यू जर्सी, शिकागो, ग्लासगो, लंदन, यहाँ पर सब जाने वाले थे। ये उनका टूर था। अनिमेश गोयंका, देन प्रेसिडेंट ऑफ हेरिटेज इंडिया। अब ये मिस्ट्री जो कहते हैं, ये मिस्ट्री का शीर्षक है द गुरुज डिसअपियरेंस, गुरु का गायब होना।
वो कहते हैं अनिमेश गोयंका, then president of Heritage India, a small charitable organization that was involved in planning of Ramdev's tour, had told the media that the US leg of the tour, estimated to cost $350,000, was funded exclusively through charitable donations from private individuals and corporations. अनिमेश गोयंका हेरिटेज इंडिया के प्रेसिडेंट थे और हेरिटेज इंडिया एक छोटा सा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन था जो बाबा रामदेव का टूर प्लान कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ यूएस का खर्चा, यूके वाला नहीं, ब्रिटेन वाला नहीं, सिर्फ यूएस का खर्चा करीब करीब 3.5 लाख डॉलर्स होने वाला था और ये 3.5 लाख चैरिटेबल डोनेशन से आए थे जो इंडिविजुअल्स ने दिया था और कंपनीज ने दिया था। द सेल ऑफ टिकट्स टू द योगा कैंप, प्राइस बिटवीन $100 and $500, was expected to raise $500,000, यानी करीब करीब 50 लाख रुपए, 50 लाख डॉलर निकलने वाले थे ये टिकट सेल करके। $100 और $500 के बीच के टिकट्स थे। This money, Goenka had asserted, would be funneled into research on Amla and developing a product for which a patent could be sought. 50 लाख डॉलर, अब पता नहीं वो कितने रुपए में कन्वर्ट होते हैं, ये लोग 50 लाख डॉलर का इस्तेमाल करने जा रहे थे आंवला में रिसर्च करने के लिए और एक आंवला का प्रोडक्ट या ऐसा कोई एक प्रोडक्ट डेवलप करने वाले थे, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, जिसके लिए जिसे वो पेटेंट करते। तो फंड्स इसमें इस्तेमाल होने वाले थे 50 लाख डॉलर। When Ramdev prepared for his international tour, Balkrishna was making certain critical and far-reaching changes. उनके जो साथीदार हैं स्वामी बालकृष्ण, वो कुछ ऐसे चेंजेस, बदलाव कर रहे थे जो काफ़ी बड़े थे। On May 17, 2007, 15 months after its formation, तो 15 महीने पहले उन्होंने पतंजलि आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड बनाया था। पतंजलि आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फ्लोट किया था। अब 15 महीने के बाद वो प्राइवेट को ड्रॉप करने जा रहे थे, प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड करने जा रहे थे, जिसको प्लेन जस्ट लिमिटेड कहते हैं। दिस वॉज अ क्रिटिकल मूव इफ द कंपनी वांटेड टू लिस्ट इटसेल्फ ऑन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होने के लिए ये जरूरी था। पतंजलि's शेयर होल्डिंग ऑल्सो चेंज्ड अराउंड दिस टाइम। अब ये सब काम किसने किया? बालकृष्ण, स्वामी बालकृष्ण ने। तो पतंजलि शेयर होल्डिंग ऑल्सो चेंज्ड एट दिस टाइम एज वुड हैपन फ्रीक्वेंटली ओवर द ईयर्स। शेयर होल्डिंग, उनके शेयर होल्डर्स का हाथ बदला। विद सेवरल ऑफ रामदेव्स की एसोसिएट्स कमिंग ऑन बोर्ड एज शेयर होल्डर्स, albeit minor ones at this point। बहुत सारे स्वामी रामदेव के, बाबा रामदेव के बहुत की एसोसिएट्स, मतलब जो उनके साथीदार थे, जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनके साथ में काम कर रहे थे, वो छोटे शेयर होल्डर्स बने, लेकिन शेयर होल्डर्स बने। ये पॉइंट पर वो छोटे शेयर होल्डर्स थे। एज बिफोर एंड एज विथ वैदिक ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। अब वैदिक ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड का स्टोरी क्या है मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मैंने बुक पढ़ा नहीं। एज बिफोर एंड एज विथ वैदिक ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, Ramdev's pliant and trustworthy Balkrishna remained the largest shareholder by far। बाबा रामदेव के जो बहुत यानी ओबीडियंट, उनकी हर बात मानने वाले, और प्लायंट का मतलब ये होता है कि भाई प्लायंट का मेनली ये मतलब होता है कि उनकी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है। बाबा ने कहा राइट तो राइट, बाबा ने कहा लेफ्ट तो लेफ्ट, बाबा ने कहा दिन तो दिन, रात तो रात। ये टाइप का जो मेंटालिटी होता है ना, उसको कहते हैं प्लायंट। तो वो प्लायंट भी थे बालकृष्ण और ट्रस्टवर्दी भी थे, विश्वासजनक थे। तो ये उनके ट्रस्टेड बालकृष्ण सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। नोटेबल अमंग दीज न्यू शेयर होल्डर्स, अब जो नए शेयर होल्डर्स आए उनमें थे कृष्ण कुमार पिट्टी एंड सरवन पोदार पिट्टी। अब वो
कोई एक बड़ा काम करने जा रहे थे, would eventually play a major role in Ramdev's quest for media domination. मीडिया को कंट्रोल करने में वो वो लोग काम आने वाले थे, पिटी. एंड पोदार वुड बाई अ स्कॉटिश आइलैंड. ये सरवन पोदार पिटी जो हैं वो स्कॉटलैंड में एक आइलैंड खरीदने वाले थे, एक टापू खरीदने वाले थे, लिटिल कमरे, फॉर ग्रेट ब्रिटिश पाउंड 2.1 million in September 2009 and donate it to Patanjali Yogapith UK Trust. पिट्टी एक स्कॉटिश आइलैंड, स्कॉटलैंड का एक छोटा सा आइलैंड, लिटिल कम्ब्रे नाम का आइलैंड खरीदने जा रहे थे. ग्रेट 2.1 million पाउंड्स यानी 21 लाख ना, पाउंड्स नॉट रुपीस, एक आइलैंड खरीदने जा रहे थे और वो उन्होंने डोनेट किया पतंजलि के यूके ट्रस्ट को, पतंजलि योगापीठ यूके ट्रस्ट. बालकृष्ण ऑल्सो कन्वर्टेड वैदिक ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड इनटू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. उन्होंने जो वैदिक ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड था वो भी पब्लिक लिमिटेड हो गया और पब्लिकली हेल्ड, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बदल गया. किरीट मेहता एंड हिज पार्टनर्स एट आस्था चैनल आपको याद होगा. किरीट मेहता एंड हिज पार्टनर्स एट आस्था वर टू बिजी स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव टू नोटिस द ड्रामेटिक चेंजेस दैट वर टेकिंग प्लेस इन वैदिक ब्रॉडकास्टिंग स्टोरी. Had they been a little more alert, they would have sensed that something was not quite sitting right. Ramdev was preparing to take over आस्था. तो मैं पूरे कॉन्टेक्स्ट को नहीं जानता हूँ, लेकिन इसमें से जो समझ में आ रहा है वो ऐसा है कि आस्था चैनल का ओनरशिप किरीट मेहता और उनके पार्टनर्स का था और वैदिक ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड उनके कंट्रोल में था. और इन्होंने जो चेंजेस किए, स्वामी बालकृष्ण ने जो चेंजेस किए जिससे वैदिक ब्रॉडकास्टिंग को प्राइवेट लिमिटेड में से लिमिटेड कंपनी यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया, उसका रिजल्ट ये हुआ कि बाबा रामदेव आस्था चैनल को टेक ओवर कर सकते थे. अब बट बाबा रामदेव हिमसेल्फ मिस्ड समथिंग ब्रूइंग इन हिज ओन बैकयार्ड. Amidst his heady success and hectic travel, he failed to see that his Guru Shankar Dev was ailing, increasingly unhappy and isolated in his own home, Kripalu Bagh Ashram. For instance, Shankar Dev, who was the convener of Divya Yog Mandir Trust, was not on the boards of any of the new companies that were set up by Ramdev. Basically, इस पैराग्राफ में ये कह रहे हैं कि बाबा रामदेव के गुरु थे शंकर देव, उनको साइडलाइन कर दिया गया. शॉर्ट में मैं कहूँ तो मेरा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है. अब ये पैराग्राफ क्या कहता है? ये पैराग्राफ कहता है कि बाबा रामदेव खुद शायद उन्होंने कुछ मिस किया, उन्होंने कुछ नोटिस नहीं किया. क्या नोटिस नहीं किया भाई? वो तो टूर पे थे और वो तो एक सफलता से दूसरे सफलता में जा रहे थे, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि उनके जो गुरु हैं शंकर देव बीमार थे, दुखी थे और अकेले थे अपने घर में कृपालु बाग आश्रम में, और उनका अकेलापन बढ़ रहा था, उनको साइडलाइन कर दिया गया था. शंकर देव जो दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के कन्वीनर थे, उनको नए कंपनीज के किसी बोर्ड पर नहीं लाया गया. बट वॉट रामदेव कुड नॉट सी, दो इट वॉज इन प्लेन साइट, मैनी इन हरिद्वार सॉ. जिस चीज को बाबा रामदेव ने नहीं देखा, हालांकि वो सबको दिख रहा था, एकदम ओपन में था, खुले में था, हरिद्वार के लोगों ने देखा, हरिद्वार के कुछ लोगों ने देखा. Several remember the swiftly aging Shankardev, ravaged by spinal tuberculosis, becoming increasingly frail and forlorn. Spinal tuberculosis causes the patient to cough blood, lose weight, get night sweats and chills, and experience a loss of appetite, fatigue and fever, and it can sometimes impair mobility as a result of pain in the spine and damage to the joints. तो जिस चीज़ को बाबा रामदेव ने शायद नहीं देखा, हरिद्वार के लोगों ने देखा, वो क्या था
कि बाबा शंकरदेव, स्वामी शंकरदेव कृपालू बाग आश्रम के, वो उनका तबीयत खराब हो रहा था, उनको स्पाइनल ट्यूबरक्यूलोसिस था, टीबी था, और रीढ़ की हड्डी का टीबी था, जिससे खून निकल रहा था उनके खांसी में, उनका वज़न कम हो रहा था और बहुत बीमार थे और शायद चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था उनके लिए, दर्द हो रहा था रीढ़ की हड्डी में शायद। तो इस तरह का बुरे हालत में थे। ये कौन है? स्वामी रामदेव, जो सबसे प्रमुख आयुर्वेद आचार्य हैं, आयुर्वेद का प्रमोशन कर रहे हैं, उनके गुरु ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी से खाए जा रहे हैं। आयुर्वेद का मुझे एक साइड नोट है, मैं एक साइड नोट दे रहा हूँ भाई। ये लोग हमेशा कहते रहते हैं ना, आयुर्वेद से कुछ भी हो सकता है, योगा से कुछ भी हो सकता है, आपका तबीयत बहुत आप तंदुरुस्त रहोगे, आपको दर्द नहीं होगा, आप ओल्ड एज में भी एकदम वो हिमालय के ऋषि मुनि की तरह घूमोगे। तो अगर ऐसा है तो स्वामी शंकर देव, जो बाबा रामदेव के गुरु थे, उनकी हालत ऐसे क्यों थी? ये ऑफ कोर्स सवाल मेरे तरफ से, ये पैराग्राफ में कहीं नहीं है या किताब में शायद कहीं नहीं है। Like many small towns, friendships and kinships survive long years in Kankhal Sushant Mahendru's family. Friends of Shankar Dev continued looking out for him even after he stopped coming to their house when his old friend died. तो छोटे शहरों में ऐसे होता है ना कि ये सेंटेंस कुछ अजीब है, बाय द वे, सेंटेंस जो शायद गलती है सेंटेंस में, शायद जज ने ये सेंटेंस गलत लिखा है, लेकिन ये सेंटेंस का मीनिंग ये निकलता है कि छोटे शहरों में फ्रेंडशिप, किनशिप, दोस्ती वगैरह बहुत लंबा चलता है, और इतना लंबा चलता है कि मौत के बाद भी वो लोग दोस्ती निभाते हैं। तो कनखाल नाम के छोटे शहर में सुशांत महेंद्रू जो थे, जो स्वामी शंकरदेव के दोस्त थे, वो उनकी देखभाल कर रहे थे। उनके घर आए तो भी देखभाल कर रहे थे, और वो उनके मरने के बाद भी उनकी तरफ से वो कुछ न कुछ कर रहे थे। I have seen him several times during those months when he had TB. He was alone and ignored. ये किसने कहा? सुशांत महेंद्रू के फैमिली ने कहा, या शायद सुशांत महेंद्रू ने कहा। I have seen him several times during those months when he had TB. He was alone and ignored in a little room in Krupalu Bagh Ashram, cooking for himself, washing his own clothes and utensils. The only difference was that he took rickshaws to commute because he could no longer cycle because of the TB. But even that was difficult for him. तो मैंने उनको देखा है, वो कहते हैं कि मैंने ये जो स्वामी हैं शंकर देव, उनको देखा, टीबी था, वो अकेले थे, उनका कोई ध्यान नहीं रख रहा था, छोटे से कमरे में, कृपालू बाग आश्रम में छोटे से कमरे में खुद के लिए रसोई करते थे, खुद के कपड़े धोते थे, खुद के बर्तन धोते थे। और पहले तो वो साइकिल लेके आते थे, साइकिल लेकर यानी शहर में, गांव में घूमते थे अपने काम के लिए। फिर उन्होंने रिक्शा लेना शुरू किया, क्योंकि टीबी ने उनके लिए बहुत मुश्किल कर दिया साइकिल पर चलना। These people, Ramdev and Balkrishna, had a Nissan Terrano at the time. अब जिस समय उनके गुरु इस हालत में थे कि वो रिक्शा में घूमते थे और उससे पहले वो साइकिल लेके घूमते थे, उसी समय बाबा रामदेव और स्वामी बालकृष्ण की जो गाड़ी थी वो था निसान टेरानो। बट नॉट वन पर्सन इन कंखाल हैज एनी मेमोरी ऑफ शंकर देव सिटिंग इन एनी ऑफ देयर कार्स। उनके गाड़ियों में शंकर देव को बैठते हुए कभी नहीं देखा है। इट वॉज ऑलवेज ऑन अ साइकिल और इन अ रिक्शा, सेज महेंद्रू।
The anguish of watching Shankar Dev deteriorate is etched on Mahendru's face. यानी महेंद्रू के जो चेहरे पे दुख है वो दिखाई दे रहा है. उन्होंने शंकर देव को तिल तिल पल पल मरते हुए देखा. From being the master of his ashram, Shankar Dev was reduced to a sidestepped has-been in Kripalu Bagh. यानी पहले वो उनके आश्रम के प्रमुख थे, अब प्रमुख क्या, वो तो एक एकदम ऐसे साइडलाइन हो गए थे कृपालू बाग में. यानी मोर और लेस ये कहा जा रहा है कि भाई कृपालू बाग में के जो पहले कर्ता अर्ता धर्ता थे शंकर देव, उनको साइडलाइन कर दिया गया उन्हीं के आश्रम में. और मोर और लेस ये कहा जा रहा है कि बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने उन्हें साइडलाइन किया. स्वामी रामदेव और बालकृष्ण अच्छे हालत में थे और शंकर देव का हालत बुरा होते जा रहा था. तो कहते हैं शंकर देव इज स्टिल द सब्जेक्ट ऑफ हश्ड कॉन्वर्सेशंस इन कानखाल टुडे. कानखाल नाम के शहर में आज भी शंकर देव की बात होती है तो भाई थोड़ा आवाज़ नीचा करके लोग बात करते हैं. Those who remember tell of his trials and speak of his tribulations in low voices. No one wants to cross the now all-powerful Ramdev. यानी कोई ऐसे नहीं कहना चाहता है जोर से कि भाई बाबा रामदेव ने उनको साइडलाइन किया. इस तरह से कोई कहना नहीं चाहता है कि उनकी हालत ख़राब हुई क्योंकि बाबा रामदेव, ये कोई कहना नहीं चाहता है. तो धीमी आवाज़ में बात करते हैं जब शंकर देव की दुर्दशा की बात होती है. In a small place like Kankhal, word can get around. They are right to be worried. For instance, when I asked about Shankar Dev's deteriorating standard of living, Balkrishna became positively belligerent and furious at me. तो ये किताब की जो ऑथर है वो कह रही हैं कि स्वामी बालकृष्ण बहुत नाराज़ हो गए थे जब इन्होंने उनके बारे में बात किया और पूछा कि शंकर देव का बुरा हाल हुआ है उसके बारे में क्या. तो एकदम ऐसे अटैक करने जैसे हो गए थे, ऐसे ये ऑथर का कहना है. रामदेव टूर बिगैन सक्सेसफुली. अब ऑफ कोर्स मैं जो इससे पहले जो कुछ भी कहा जिसको जस्टिस मल्होत्रा इन्यूएंडो कहते हैं. इन्यूएंडो मतलब ऐसा सजेशन है, आप सजेस्ट कर रहे हो कि उनकी वजह से इनकी मौत हुई या उनका अच्छा ख्याल नहीं रखा गया वगैरह. तो ये इन्यूएंडो नहीं होना चाहिए कह के बाबा रामदेव ने ये पैराग्राफ्स डिलीट करवाए किताब से. Ramdev's tour began successfully in New York when 1,000 people, mainly American Indians, already familiar with his yoga through Asta USA, attended his inaugural camp at Nassau Community College, some from as far as California. तो जब वो सब हो रहा था वहाँ पर, यहाँ पर बाबा रामदेव का टूर न्यूयॉर्क में 1000 लोगों ने अटेंड किया. कुछ बहुत सारे लोग इंडियन अमेरिकन्स आए थे और आस्था चैनल देख देख के वो लोग आए हुए थे, बहुत दूर दूर से आए. At the Garden State Exhibit Center in Somerset, New Jersey, there was a groundswell of fan support. 3,000 people attended. 3,000 लोगों ने दूसरा जो योगा का ये शिविर हुआ वहाँ पर सोमरसेट न्यू जर्सी में 3,000 लोगों ने अटेंड किया. The State Senate and the General Assembly passed a resolution that this legislature honors Swami Ramdev for his firm belief that good health is the birthright of all human beings and extends best wishes for a successful yoga camp in the US. यानी इनके फॉलोअर्स का दबदबा इतना था, या स्वामी रामदेव का दबदबा इतना था कि स्टेट सेनेट में और जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया गया, भाई आप लोगों को हमारी शुभकामनाएं वगैरह वगैरह. It was when Ramdev was in Chicago that news came from Kankhal. On 14th July 2007, Shankar Dev disappeared. अब जब रामदेव शिकागो में थे
तो कानखाल से खबर आई, कंखाल या कांखाल से खबर आई 14 जुलाई 2007 को खबर आई कि शंकर देव, गुरु शंकर देव गायब हो गए, वैनिश्ड विदाउट अ ट्रेस. He left that morning for his usual walk and simply did not return. सुबह अपने नॉर्मल वॉक के लिए गए और बस लौटे नहीं. It may have been a devastating news for Ramdev, or maybe it was just inconvenient timing. ये जब खबर आती है कि तुम्हारे गुरु गायब हो गए हैं और तुम शिकागो में हो, तो यार मज़ा तो किरकिरा होता है. तो शायद उनको बहुत गहरी चोट लगी होगी, या फिर इट मे जस्ट बी इनकन्वीनियंट टाइमिंग. शिट यार, ये अभी होना था क्या, ऐसे. विद द शिकागो शेड्यूल ड्रॉइंग टू अ क्लोज, रामदेव हैड टू चूज. शुड ही गो टू लंडन where the House of Commons planned to receive and honor him, or should he send his regrets and rush back to Kankhal to lead the search for his missing guru? उनके गुरु डिसअपियर हो गए हैं, उनके लिए सर्च करने के लिए क्या उन्हें सब छोड़ छाड़ के कंखाल जाना चाहिए था, या फिर क्या उन्हें लंदन जाना चाहिए था, जहाँ पर उनके स्वागत की तैयारी हो रही थी. हाउस ऑफ कॉमन्स ने उन्हें उनके स्वागत का पूरा सब बंदोबस्त करके रखा था. तो शिकागो में जो उनका शेड्यूल था वो ख़त्म हो रहा था. यूजुअली वंस अ डिसाइपल टेक्स दीक्षा और इनिशिएशन इनटू द सेक्रेड फ्रॉम हिज गुरु, ही एस्टैब्लिशेस अ बॉन्ड विथ हिम. एक जब गुरु शिष्य का रिश्ता क्या है, ये समझाने जा रहे हैं कि जब गुरु शिष्य को दीक्षा देता है ना, तो वो उसके पिता समान हो जाता है, बहुत गहरा रिश्ता हो जाता है. और पिता समान मतलब स्पिरिचुअल फादर. दुनिया में पिता होना वो एक बात है, आप तो स्वर्ग में पिता है, वो टाइप के. तो not only had Ramdev taken Diksha from Shankar Dev, but also accepted saffron robes from him. That is, he renounced the world. अब मैं ये नहीं जानता हूँ, मुझे ये फ़र्क पता नहीं है कि स्वामी बनने का और दीक्षा लेने में दो अलग चीज़ें हैं. मैं नहीं जानता हूँ कि दो अलग सेरेमनीज हैं, लेकिन इनका कहना कुछ ऐसे है कि उन्होंने दीक्षा ही नहीं लिया फ्रॉम स्वामी शंकर देव, उन्होंने भगवा कपड़े भी उन्हीं से लिया, यानी कि उन्होंने दुनिया त्याग दिया था भगवा कपड़े पहनकर. From the moment he took the saffron robes from Shankar Dev, that Guru Shishya relationship was meant to become the central fulcrum of his life. गुरु शिष्य का जो रिश्ता था वो एकदम मेन रिश्ता हो जाता है जब उन्होंने भगवा कपड़े स्वीकार किए शंकर देव के हाथ से. From that moment onwards, Ramdev was supposed to consider his guru as his spiritual and temporal father and mother. माँ और बाप दोनों का स्थान गुरु आ जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, यानी गुरु का स्थान माँ और बाप दोनों के बराबरी का है. There is no way of knowing what Ramdev truly felt when he heard the disappearance, or if he struggled with the decision or for how long. But in the end, he decided to carry on with his tour. The day after his aides filed a missing persons report at Kankhal police station on 18 July 2007, Ramdev attended a ceremony at the British House of Commons in his honor. यानी शोक भी नहीं मनाया. शायद उन्हें चोट लगी होगी, शायद उनका दिल दुखा होगा, ये हम नहीं जानते हैं. वो क्या सोचे, कितनी देर तक सोचे, उनके लिए क्या ये स्ट्रगल था कि भाई मैं वापस लौटूं या न लौटूं, वो सब पता नहीं. लेकिन जब ये सब चल रहा था, वो डिसअपियर हो गए, तो इन्होंने कहा चलो भाई हमारा टूर कंटिन्यू करते हैं. तो वो गए हाउस ऑफ कॉमन्स में और उनका स्वागत हुआ. उनके गुरु के एक दिन डिसअपियर होने के एक दिन के बाद,
यानी कि इन शॉर्ट ऑथर का कहना ऐसे है कि बाबा रामदेव को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, या फिर ऑथर का कहना ऐसा भी कुछ है कि थोड़ी सी अजीब बात है कि यहाँ पर वो टूर पे थे और वहाँ पे इनके गुरु डिसअपियर हो गए और इन्होंने टूर कंटिन्यू किया, यानी उन्होंने डिस्टेंस बना लिया, वो जो हुआ था उससे डिस्टेंस बना लिया। जो भी घटना घटी थी या दुर्घटना घटी थी, ये इंडिया में हो रहा था, वो ब्रिटेन में थे, पहले शिकागो फिर ब्रिटेन। An investigation began in India, but clues were scarce. A cryptic note was found in Shankar Dev's room. I have taken some loan from you for this trust and I cannot repay it. Please forgive me. I am leaving. He was 77 years old. तो एक छोटा सा नोट मिला शंकर देव के रूम से, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ था, छोटी सी बात लिखी हुई थी। मैंने आपसे एक लोन लिया है ट्रस्ट के लिए और मैं उसे लौटा नहीं सकता हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मैं जा रहा हूँ। 77 ईयर्स के जो थे ये लिखकर चले गए। ये नोट अकॉर्डिंग टू दिस थिंग इन्वेस्टिगेशन में मिला, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये नोट मिला उनके रूम से। द नोट रेज्ड मोर क्वेश्चंस देन इट आंसर्ड। ये नोट मिलते ही बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए। Exactly how much did this old man who continued to live as simply as before, Ramdev's meteoric rise, borrow that he could not repay the sum? भाई उन्होंने छोटा रकम लिया था या बहुत बड़ा रकम लिया था? इस बूढ़े इंसान ने छोटा रकम लिया था या कितना बड़ा रकम लिया था कि इतना बड़ा रकम लिया था कि वो लौटा नहीं सकते, बाबा रामदेव को लौटा नहीं सकते। और ये एक गुरु, एक आश्रम के जो गुरु हैं, यानी वो रकम क्या था? वाई डिड ही बोरो इट? एक आश्रम का गुरु पैसे क्यों बोरो करे? व्हेन हैड ही टेकन द लोन एंड फ्रॉम हुम? ये किससे लोन लिया था? एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, why did Ramdev, sitting atop an empire worth at least 100 crore rupees, not repay the loan on his behalf? अगर ये लोन किसी और से लिया था एंड रामदेव से नहीं, तो बाबा रामदेव उसको लौटा देते ना, वो लोन को। 100 करोड़ का लोन, 100 करोड़ का इनका साम्राज्य था बाबा रामदेव का, तो वो तो लौटा देते। कितने का लोन होगा? लाखों का होगा, 1 करोड़ 2 करोड़ क्या था? और इस बूढ़े इंसान ने ऐसे लोन लिया तो किस लिए लिया? वाई डिड शंकर देव नॉट आस्क हिम फॉर हेल्प और हैड ही? क्या उन्होंने मदद मांगा था या शंकर देव ने मदद क्यों नहीं मांगा? अब ये लोन वाला जो नोट था, वो नोट का मतलब क्या था किसी को समझ में नहीं आया। बस ये एक छोटा सा नोट मिला। इवन दो करमवीर हैड लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, शंकर देव, who missed him dearly, often called him sometimes for financial help. एक बंदा है करमवीर, मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन ये स्वामी शंकर देव कभी कभी उनको कॉल करके हेल्प लेते थे, पैसे लेते थे। और करमवीर कहते हैं, आई यूज टू सेंड वॉट एवर लिटिल आई कुड सो दैट ही कुड गेट बाई। उनका गुजारा चले इसके लिए मैं जो कुछ भेज सकता था मेरे लिमिटेड रिसोर्स में से मैं भेजता था। विपिन प्रधान, अ फॉर्मर एड एंड करमवीर्स नेव्यू, सेज, करमवीर के क्या कहते हैं, भतीजा या भांजा। तो विपिन प्रधान ने कहा, by then the trust was being run by relatives of Ramdev who had come in from outside and had no intention of serving any interest other than their own. They treated Shankar Dev badly and he was very unhappy. तो जब ये सब हो रहा था तो ये ट्रस्ट जो है वो बाबा रामदेव के कुछ रिश्तेदार चला रहे थे, बाहर से आए हुए थे और रिश्तेदार चला रहे थे, और वो बस अपना ही काम निकाल रहे थे और कुछ कर नहीं रहे थे।
बेसिकली अपना काम निकाल रहे थे आश्रम में से. Karamveer says that once he was visiting Haridwar and staying with an old friend in Tripura ashram, Shankar Dev came to meet me. They had sent 2 people to do his CID, that is spy on him. हम कहते हैं ना CID करना, मेरे ऊपर CID कर रहा है, मतलब जासूसी कर रहा है. तो इस तरह से करमवीर ने कहा कि वो हरिद्वार विजिट कर रहे थे, एक दोस्त के साथ रह रहे थे त्रिपुरा आश्रम में. तो शंकर देव मिलने आए और शंकर देव के साथ या उनके पीछे उन्होंने 2 लोग भेजे जासूसी करने. दे वेटेड एट द गेट्स व्हाइल वी मेट. आई एम नॉट श्योर व्हाई. वो जो 2 लोग जासूसी कर रहे थे वो पीछे ऐसे वेट कर रहे थे. दे, रामदेव एंड बालकृष्ण, हैड डाउट्स अबाउट शंकर देव इन देयर माइंड एट द टाइम. उनके मन में शंकर देव के बारे में कुछ डाउट थे. बाबा रामदेव और बालकृष्ण को कुछ डाउट था. Who knows what doubt, what they were thinking at the time. It must have been a very difficult situation for शंकर देव. मतलब कहने का मतलब ये कि शंकर देव रह रहे थे तो एक तरह से कैदी या बंदी के सिचुएशन में रह रहे थे. वो जब बाहर जाते थे, किसी से मिलने जाते थे, तो उनके पीछे जासूस भेजे जाते थे कि जाके देखो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कितनी देर के लिए मिल रहे हैं, क्या हो रहा है वहाँ पर, इस तरह से. और इनका कहना ऐसा है कि बाबा रामदेव और बालकृष्ण भेज रहे थे. अब ये सब मैं समझता हूँ बाबा रामदेव ने इसका कोई डिटेल जवाब नहीं दिया होगा, कोई डिटेल क्लैरिफिकेशन नहीं दिया होगा. ऐसे नहीं कहा होगा कि ये झूठ है, ये सब झूठ है, ये गलत है, फैक्ट्स ये है. तथ्य कोर्ट के सामने नहीं रखा, कुछ भी नहीं कहा. बस कह दिया कि ये सब कहने से मेरा नाम खराब हो रहा है और प्लीज़ ये किताब में से इतना डिलीट हो जाना चाहिए, ये सब किताब में नहीं रहना चाहिए. और फिर कह रहे हैं बट इट इज राधिका नागरथ's appraisal of the situation that is most damning. Remember, Nagrath is the one who designed Divya Pharmacy's website in its early days. She is still associated with Patanjali and has an obvious soft spot for Ramdev, whom she speaks of with affection, though she is unhesitatingly honest. तो राधिका नागरथ नाम की जो लेडी हैं, उन्होंने उनका वेबसाइट, दिव्या फार्मेसी का वेबसाइट बनाया था पहले, और उनका पतंजलि के साथ कनेक्शन अभी भी है. और रामदेव को वो पसंद करती हैं. प्यार मतलब वो मोहब्बत वाला प्यार नहीं, लेकिन अफेक्शन. ओके, उनको she likes him. Although she is unhesitatingly honest, वो सच भी बोलती है. She says, Shankar Dev was a real saint, a very gentle guy. He felt ousted in his own home. उन्हें ऐसे महसूस हुआ, बहुत ही शांत स्वभाव के थे, और उन्हें ऐसे महसूस हुआ कि अपने घर से उन्हें बेघर कर दिया गया. He did not get any compassion because these people were in a race for something else. It was once his home, his shelter. He used to sign all the expense checks for the trust at first, but now the authority was taken away from him and he was not happy at the way things had been shaped out. He had given those people shelter and now they had no time for him. They had no use for an old man anymore. नहीं, पहले तो वो करता हरता धरता थे, वो एक्सपेंस चेक सब अपने ट्रस्ट के खुद साइन करते थे. बहुत ही शांत और सौम्य स्वभाव के थे, और उन्हें ऐसे महसूस हो रहा था कि उनके ही घर में उनको साइडलाइन कर दिया गया है या निकाल दिया गया है, और उनको कोई दया, ये कुछ नहीं, प्यार मोहब्बत दया नहीं मिल रही थी, क्योंकि ये लोग ना अपने ही एक धुन में थे, अपने एक रेस में थे, वो कुछ और चाह रहे थे, यानी इन शॉर्ट दुनियादारी में थे. An uneasy silence always follows questions about Shankar Dev among Kankhal residents. People always ask, can I trust you? Are you writing for him or against him? You see, Ramdev has become too powerful and look what happened to his guru. तो लोगों से आप अगर पूछते हो, कनखाल शहर के लोगों से अगर आप पूछते हो शंकर देव के बारे में, तो लोग आपसे पूछते हैं, थोड़ा घबराते हैं, थोड़ा अनईजी हो जाते हैं और कहते हैं, क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ?
आप उनके बारे में लिख रहे हो, उनके विरोध में लिख रहे हो। देखो ऐसा है कि बाबा रामदेव तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और उनके गुरु देखो गायब हो गए। मतलब बाबा रामदेव को अपोज करने से क्या होता है भाई, कुछ हो सकता है, कुछ हो जाएगा आपको, इस तरह से एक फियर है उनका, ये कहना है। आफ्टर हिज पिट स्टॉप एट द हाउस ऑफ कॉमन्स, अब ये हाउस ऑफ कॉमन्स में, यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब उनका पार्लियामेंट, उनका लोकसभा में जाने के बाद रामदेव continued his tour, traveling to Glasgow and then back to London, and finally ended his tour in Coventry on 8th August 2007. When he returned to India, more than 3 weeks had passed since Shankar Dev's disappearance. To outside observers, it seemed as though Ramdev was too busy chasing fame and fortune, making them wonder, did he even care? अब वो भाई यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में गए, ग्लासगो गए, लंदन वापस फिर से गए और फाइनली कोवेंट्री गए 8 अगस्त 2007, यानी करीब करीब 1 महीना निकल चुका, नियरली तीन हफ्ते निकल चुके थे शंकर देव के गायब होने से के बाद। तो लोग जो देख रहे थे वो कह रहे हैं यार ये बाबा रामदेव को कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो दौलत और शोहरत को ढूंढ रहे हैं, उसके पीछे दौड़ रहे हैं। क्या वो केयर भी करते हैं इनके बारे में? तो ऐसे एक फीलिंग आ रहा था। अब ये हो सकता है कि ऑथर ने अपने मन की बात कही हो, लोग ऐसे सोच रहे हैं कह के ऑथर ने अपनी मन की बात करी होगी, नॉट नेसेसरी कि लोग ऐसे कह रहे हैं। आफ्टर हिज रिटर्न, रामदेव समन्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन हरिद्वार. Remember the Jansatta reporter and Haridwar resident Sunil Pandey. At the press conference, he was saying how Shankar Dev was like a father to him and how sad it was. I asked him, if he was really like a father to him, why didn't he come back? तो बाबा रामदेव से बाबा रामदेव ने कहा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हरिद्वार में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे पिता समान थे और ऐसे सब। तो ये जनसत्ता रिपोर्टर सुनील पांडे ने कहा कि भाई साहब आपके अगर पिता समान थे तो आप लौटकर क्यों नहीं आए, आप अपने टूर पे ही कंटिन्यू आपने क्यों किया? तो स्वामी रामदेव का जवाब था, आई वॉज इन द US कंडक्टिंग कैंप्स. मैं कैंप में शिविर चला रहा था, US में था जब ये सब हुआ. तो पांडे ने पूछा, भाई इफ अ फैमिली मेंबर डिसअपियर्ड वन वुड कम बैक इजंट इट? अगर परिवार का कोई, आपके परिवार के में से कोई गायब अगर हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, तो कोई लौट के नहीं आता है क्या US टूर छोड़ के? तो बाबा रामदेव ने कहा, इफ आई न्यू ही वॉज अलाइव आई वुड हैव. अगर मुझे पता था कि वो जिंदा है तो ज़रूर मैं लौट कर आया होता. ऐसे बाबा रामदेव ने कहा. ऐसे कह रहे हैं ये बुक के ऑथर, और वो कह रहे हैं कि हरिद्वार के पत्रकार, जनसत्ता नाम के पेपर के पत्रकार सुनील पांडे ने ऐसे कहा कि अगर वो जिंदा होते तो मैं ज़रूर आता. तो पांडे ने पूछा, सो यू आर एडमिटिंग दैट यू नो ही इज डेड? डिमांडेड पांडे कि भाई वो तो मर चुके हैं, आप ये कह रहे हो? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया, वो आप जानते हो कि वो मर चुके हैं? देयर वॉज सस्पिशन इन एवरीवन्स माइंड्स. अच्छा, यानी सारी दुनिया सोच रही है कि वो गायब हो गए हैं, खो गए हैं, लापता हो गए हैं, और आप कह रहे हो मैं जानता हूं कि वो मर चुके हैं, अगर वो जिंदा होते तो मैं ज़रूर लौट कर आता, लेकिन वो मर चुके हैं, ऐसे आप कह रहे हो? स्टन्ड, एंड दिस वॉज द सस्पिशन इन एवरीवन्स माइंड. यानी सबके दिमाग में ये चलने लगा, ये संशय चलने लगा, डाउट चलने लगा. तो स्टन्ड एंड रियलाइजिंग ही हैड मिसस्पोकन. अरे यार, मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द निकल गए, मुझे जो कहना था वो नहीं कहा, कुछ और कह दिया मैंने. ऐसे रामदेव ने सोचा और चुप हो गए. देन हिज पीपल जस्ट टुक ओवर एंड चेंज द सब्जेक्ट, though a lot of people were present at the press conference, recalls पांडे. तो फिर बाबा रामदेव के जो साथीदार थे उन्होंने टॉपिक चेंज कर दिया.
Little of this murky business was reported in the national media at the time. Across the country, Ramdev's star was ascendant. अब ये जो स्टोरी था, ये जो हुआ था, उनके गुरु का डिसअपियरेंस, बाबा रामदेव के टूर के टाइम पे, ये सब पेपर में नहीं आया या बहुत कम आया. मर्की बिजनेस मतलब डाउटफुल ना, ये डाउट्स खड़े करने वाली चीज़ है ना. तो बाबा रामदेव स्टार वॉज एसेंडेंट मीन्स भाई वो उनका तो चढ़ाव ही चढ़ाव चल रहा था, वो तो उनका सक्सेस पे सक्सेस हो रहा था. उस समय किसी ने ये सवाल नहीं उठाया, पेपर में भी सवाल नहीं उठाए, और पेपर में इसके बारे में कुछ खास लिखा नहीं गया. और पेपर में ही नहीं, टीवी में भी, नेशनल मीडिया में कुछ भी नहीं आया. It was only in October 2012, 5 years after Shankar Dev's disappearance, that CBI, Central Bureau of Investigation, India's apex investigative agency, initiated a probe to find him. 2012 में उन्होंने प्रोब करना शुरू किया. In his inimitable style, Ramdev welcomed the investigation on one hand, but also accused the CBI and government, accusing them of a politically motivated conspiracy to frame him in the case. तो बाबा रामदेव ने क्या किया, एक तो कहा हाँ भाई प्रोब करो, बहुत अच्छी बात है, आप लोग सेंट्रल सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो उनके मौत में, तो बहुत सही बात है, अच्छा है, मैं स्वागत करता हूँ इस प्रोब का वगैरह, और कहा तो सही. लेकिन साइमल्टेनियसली उन्होंने कहा ये षड्यंत्र है, सरकार यूज़ कर रही है, सीबीआई को यूज़ कर रही है मुझे फ्रेम करने के लिए वगैरह वगैरह. गिवन द सावर रिलेशनशिप बिटवीन रामदेव एंड यूनियन गवर्नमेंट एट द टाइम, His allegation did have some credence. अब बाकी के लोगों को भी तो लगता है ना कि वो कांग्रेस गवर्नमेंट चल रहा था और बाबा रामदेव यहाँ बीजेपी की तरफदारी कर रहे थे, तो हो सकता है कि ये एक पॉलिटिकल अटैक हो रहा था, ऐसे फीलिंग आया लोगों को भी. Whatever the CBI's initial motivations, it was widely reported that it initiated a move to close the case in December 2014. अब दिसंबर 2014 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आने के बाद सीबीआई ने कहा हाँ ठीक है भाई, केस को क्लोज कर दो. बाय दिस टाइम नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट हैड टेकन चार्ज एट द सेंटर बिकॉज द एजेंसी हैड फेल्ड टू मेक एनी हेडवे. एजेंसी का कुछ खास हाथ में नहीं आया. द स्पेशल बीजे मैजिस्ट्रेट, बीजे मतलब आई डोंट नो व्हाट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, बीजे मैजिस्ट्रेट in Dehradun set the date for the next hearing as 12th January 2015, but this is where the public case file goes cold. केस फाइल यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है 12 जनवरी 2015 में. उसके बाद प्रोग्रेस कुछ भी नहीं हुआ. इट इज़ हार्ड टू असर्टेन व्हाट हैपेंड देयर आफ्टर. इसके बाद क्या हुआ पता नहीं चल रहा है. While a right to information request I filed with the CBI in Delhi met with a response that CBI was not covered by RTI, another filed in Dehradun met with the response that CBI does not answer questions on open cases. Ergo, the case is still open. अब एक तरफ से मुझे ये जवाब मिला जब मैंने RTI फाइल, मैंने मतलब ये बुक के ऑथर ने लिखा कि मैंने जब RTI फाइल किया तो एक तरफ से मुझे ये जवाब मिलता है कि भाई सीबीआई के ऊपर आरटीआई लागू नहीं है. दूसरे तरफ से उन्होंने देहरादून में फाइल किया था, वहाँ पे कहते हैं कि नहीं, केस जब तक क्लोज नहीं होता है हम उसका जवाब नहीं दे सकते. तो इसका मतलब कि केस अभी भी ओपन था या ओपन है, क्लोज नहीं किया गया था. सीबीआई ने क्लोज नहीं किया था, सिर्फ यानी ठंडे बक्से में डाल दिया, ऐसे कहना है ऑथर का. फिर और एक डिलीट करने को कह रहे हैं जस्टिस अनु मल्होत्रा एट पेज 201 चैप्टर 25 कंक्लूजन. ये कंक्लूजन वाला चैप्टर को डिलीट करना है और उसके नहीं, ये कंक्लूजन वाले चैप्टर में एक पैराग्राफ को डिलीट करना है और 201 और फिर 202 नंबर के पेज पे कुछ और डिलीशंस हैं. तो ये डिलीशंस क्या है? A trail of people whose goodwill and frailties he used to further his own enrichment and pursue his own agenda. People who were left by the wayside after they had served their purpose.
लोगों का एक ट्रेल है। ट्रेल मतलब मोर और लेस मैं कह रहा हूं पीछे छूटे हुए निशानी, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि मुर्दों का एक पीछे एक श्रृंखला छोड़ा है। मुर्दे या क्या कहते हैं वो लोग जो जिनको डिस्कार्ड कर दिया गया, एक ट्रेल छोड़ा है। ट्रेल ऑफ पीपल हुज गुडविल एंड फ्रेल्टीज ही यूज्ड। किसी के गुडविल, किसी के अच्छे इंटेंशंस को यूज़ किया और किसी के फ्रेल्टीज मतलब किसी के वीकनेसेस को उसने यूज़ किया। उसने मतलब बाबा रामदेव ने अपने खुद के एजेंडा को फॉलो करने के लिए, अपने खुद पैसे कमाने के लिए, दौलत और शोहरत कमाने के लिए। पीपल हु आर लेफ्ट बाय द वे साइड आफ्टर दे सर्व देयर पर्पस, उसके बाद उनको साइड में कर दिया, यानी थाली का कड़ी पत्ता कर दिया। थाली में से निकाल के कड़ी पत्ता को बाजू में करते हैं ना, काम हो गया भाई अभी जाओ, ऐसे। A trail of people who either vanished into thin air or died mysterious deaths or live on in utter fear of him. ऐसे एक ट्रेल है जो या तो गायब हो गए, बिल्कुल गायब हो गए, उनका कोई पता नहीं है, लापता हो गए, या फिर मर गए और ऐसे मरे कि भाई उनके मौत का कोई रीज़न पता नहीं चलता है, या फिर डर के रह रहे हैं, डर से भर के रह रहे हैं। A trail of decisions and political machinations driven not by principles he espouses but by expediency. यानी एक ऐसे श्रृंखला है, एक ट्रेल है जो उनके पीछे है। एक वो जिस रास्ते से गुजरे हैं उसमें दिख रहा है कि भाई बहुत सारे उन्होंने ऐसे डिसीजंस लिए, ऐसे निर्णय लिए जो सिर्फ सिद्धांत से नहीं, लेकिन काम चलाने के लिए, यानी कुछ कर डालो भाई, चलो हो गया, थाली का कड़ी पत्ता है निकाल दो, ऐसे ये टाइप से। यानी बिल्कुल कोई सिद्धांतवादी डिसीजंस नहीं है। पॉलिटिकल भी उन्होंने बहुत खेल खेले, सिद्धांत से नहीं, बस ऐसे ही। फाइनली, और तो ये चैप्टर, ये पैराग्राफ डिलीट करने को कहा, और फिर और एक पैराग्राफ है। ये तो ओपिनियंस है। अभी देखिए ऐसा है, कोई भी ओपिनियन ना मानहानिजनक नहीं होता है। आपका ओपिनियन हो सकता है कि क्रिश एक नंबर का चोर आदमी है, ओपिनियन रख सकते हो। आप अगर कहते हो कि कृष्ण ने सो एंड सो के मिस्टर M.A. चौधरी के घर से पैसे चुराए, ये अगर कह रहे हो तो ये मानहानिजनक हो सकता है। लेकिन आपके मन में एक ओपिनियन है और वो ओपिनियन भी किसी चीज़ के बेसिस पर है। यार कृष्ण एक नंबर का, यार थर्ड क्लास आदमी है, यार ये क्या है, बहुत सबको ऐसे ही चुतिया बनाते फिरता है, ये टाइप का अगर आपका ओपिनियन है तो ये मानहानिजनक नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ओपिनियन है। आपको ओपिनियन फॉर्म करने का राइट है, और ओपिनियन अगर फॉर्म करते हो तो पब्लिक में कहने का राइट है, और पब्लिक में कहते हो तो किताब में लिखने का भी राइट है। तो ये जो पैराग्राफ है किसी भी सूरत में मानहानिजनक तो नहीं हो सकता। लेकिन अनु मल्होत्रा ने कहा, जस्टिस अनु मल्होत्रा ने कहा कि इसको डिलीट करना चाहिए। और 2 पैराज हैं, और ये 2 ही पैराज हैं या उनके बीच के पैराज को भी डिलीट करने का है, मोस्टली 2 ही पैराज होंगे। फाइनली अ ट्रेल, तो ये है पेज 202 चैप्टर 25 कंक्लूजन में से। फाइनली अ ट्रेल ऑफ शर्क्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी नेगेटिव इवेंट सराउंडिंग हिम, ही हैज कंसिस्टेंटली येल्ड फाउल, ऑलवेज चूजिंग टू ले द ब्लेम एट समवन एल्सेस डोर। यानी कुछ गलत जब होता था तो उसकी जिम्मेदारी कभी उन्होंने खुद से नहीं लिया है, जिम्मेदारी किसी और पे डाल दिया है। बोले ये गलत क्या है, वो गलत है, इसने गलती किया, उसने गलती किया, किसी और के ऊपर ब्लेम डाल दो, खुद कभी ब्लेम मत लो। ये पॉलिसी उन्होंने फॉलो किया है, बाबा रामदेव ने फॉलो किया है। उनका एक ये ट्रेल है, यानी उनके पीछे ऐसे ही यही टाइप के दिखाई देते हैं। ऑल रामदेव्स former allies, aides, supporters and mentors who had watched him rise but has fallen by the wayside at some point seems to have been waiting for a call like mine from anyone at all asking about their time with Ramdev. मतलब ये ऑथर का कहना है, ये किताब के जो लेखक हैं उनका कहना है
कि बाबा रामदेव के साथीदार जिन्होंने उनको सपोर्ट दिया था, उनके दोस्त, उनके उनको मेंटोरिंग जिसने किया था, उनको जिन्होंने इंफॉर्मेशन या ज्ञान दिया था, वो सब लोग रामदेव के चढ़ाव को देखते रहे, लेकिन वो खुद साइड में चले गए, उनको खुद साइड कर दिया गया या गिरा दिया गया। और वो लोग मेरे कॉल के लिए वेट कर रहे थे या किसी के लिए वेट कर रहे थे कि कोई आए और पूछे कि भाई तुम्हारा हाल क्या है, कि तुम्हारे साथ बाबा रामदेव ने क्या किया या तुम्हारा बाबा रामदेव के साथ कैसा रहा, ये पूछने के लिए वेट कर रहे थे। ये पैराग्राफ को डिलीट करने को कहा। अब ये भी जो है ये एक ओपिनियन है और ओपिनियन मानहानिजनक नहीं हो सकता है। स्पेशली ओपिनियन के लिए थोड़ा भी अगर बेसिस है, यानी 1% का भी अगर बेसिस है, ओपिनियन मानहानिजनक नहीं हो सकता है। लेकिन जस्टिस अनु मल्होत्रा ने कहा इसको डिलीट करना चाहिए किताब में से, वरना किताब नहीं छपेगा। ये था दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस अनु मल्होत्रा का ऑर्डर। और ये सितंबर 29, 2018। अब इस ऑर्डर का ऑफ कोर्स नीडलेस टू से मैं तो अपोज करता हूँ, और करता हूँ इसलिए क्योंकि बाबा रामदेव ने कभी ये नहीं कहा कि ये झूठ है, ये झूठ है, वो झूठ है, ये फैक्चुअल नहीं है, वो फैक्चुअल नहीं है, ये नहीं कहा। सिर्फ ये कह रहे भाई ये मेरे ऊपर दब्बा है। तो डिफेमेशन केसेस इस तरह से डिसाइड नहीं होते। बट इन एनी केस ये मेरा ओपिनियन है और मैं अपने ओपिनियन से कह रहा हूँ। और अभी मैंने जो पढ़ के सुनाया, इट इज़ अ मैटर ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड। वो दिल्ली हाई कोर्ट के वेबसाइट पर है, आप चाहो तो इसे सर्च करके निकाल सकते हो। मैंने जो पढ़ा है वो एक पब्लिश्ड जजमेंट को पढ़ा है, और एक पब्लिश्ड जजमेंट को पढ़ना गुनाह नहीं हो सकता। ओके, इट कैन नॉट बी डिफेमेशन। और अगर है तो ठीक है भाई, केस कर लो। अगर ये कंटेम्प्ट है तो कंटेम्प्ट का केस कर लो, अगर ये मानहानि है तो मानहानि का केस कर लो, देखते हैं। चलो ओके, सो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं हूँ आपका दोस्त कृष्ण अर्बन नक्सल। जय हिंद।